अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। 2 दिन पहले डॉयचे वेले की वेबसाइट पर एक रिपोर्ट छपी इस्लामाबाद से। इस्मत जबीन साहबा उन्होंने वो तफसील दी। वहाँ एक इवेंट हुआ था जिसमें ये बताया गया कि माइनॉरिटीज़ और ज़्यादा सकाफ़तें जो हैं वो पाकिस्तान में कसरत से पाए जाते हैं। और उसमें यानी मेन उसकी हेडिंग ये है कि पाकिस्तान में 1400 से ज़ायद शहरी एलानिया तौर पर मुल्हिद हैं। इस हेडिंग के साथ मेन ये कहते हैं कि पाकिस्तान में गैर मुस्लिम अक़लियतों की मजमूई तादाद मुल्की आबादी के 5% से भी कम है, मगर एक सवाल ये भी है कि कौमी इदारे नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान में कितनी अक़साम की अक़लियतें आबाद हैं। वो उसमें ज़ाहिर है सेंटर फॉर पीस एंड जस्टिस ने ये इनेकाद किया था। और ये नाम चूँकि हमारे साबका इदारे जिसमें मुझे भी कुछ साल काम करने की मैं तो अब चूँकि उसके ईडी साहब साथ हैं तो मैं कहूँगा सादत नसीब हुई। तो वो था सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव CPDI पाकिस्तान। तो उनके चेयरमैन या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो भी उसमें शामिल थे। और इसमें सारी तफसीली रिपोर्ट में मेन ये कि उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान की नेशनल डेटाबेस एंड रिसर्च रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के मुताबिक मार्च 2022 तक इनके पास कुल 18,68,90,601 अफराद रजिस्टर्ड थे। इनमें मुसलमानों की तादाद 18,25,92,000 के करीब थी। इसके अलावा मसीही शहरियों की तादाद 18,73,000 और 348, हिंदुओं की तादाद 22,01,566 और अहमदियों की तादाद 1,88,340 थी। बहरहाल आगे वो ये तफसील बताते हैं कि सारी रिपोर्ट में कि 5 अक़लियतों के तो खैर नाम आते हैं, बाकी जो 12 हैं उनका कभी जिक्र नहीं आया। और मुख्तलिफ जो जैसे सिख कम्युनिटी के नुमाइंदे प्रशांत सिंह साहब थे उनको बुलाया, हिंदू कम्युनिटी के नुमाइंदे, क्रिश्चियन कम्युनिटी के नुमाइंदे, बल्कि क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से खैर वो रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहे थे, मगर वो जो ऑर्गेनाइज़र थे वो ख़ुद भी क्रिश्चियन थे और उसके सरबराह जो हैं वो पीटर जैकब थे। बाद में आगे उन्होंने ये कहा कि सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के सरबराह मुख्तार अहमद अली ने उस मौका पर कहा कि मुल्क के 2 अहम इदारे जिनका काम शहरियों को शुमार करना है, यानी नादरा और महकमा शुमारियात, उनके आदाद शुमार में इतना फ़र्क क्यों है। अच्छा सवाल उठाया उन्होंने। और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन दोनों इदारों की पॉलिसी को मज़ीद शमूलियती यानी इंक्लूसिव बनाना होगा ताकि 1 करोड़ से ज़ायद शहरियों को शनाख्ती कार्ड जारी किए जा सकें और इन तमाम मजहबी अक़लियती शहरियों को मरदमशुमारी में शामिल किया जाए ताकि वो अपने कानूनी और शहरी हुकूक हासिल कर सकें। लास्ट जो लाइनें थीं वो रिपोर्ट्स इसी तरह क्लोज़ होती हैं कि इस रिपोर्ट से ये भी बात साबित होती है कि आबादी के लिहाज से दुनिया के बड़े ममालिक में शुमार होने वाले पाकिस्तान में वसी तर नस्ली, लिसानी, सकाफ़ती और मजहबी तनव्वो पाया जाता है, जिसकी हिफाजत करते हुए उसकी तरवीज भी की जानी चाहिए। ये रिपोर्ट पढ़ी हमने और जाहिर है कि उसमें 1,88,000 का जो फिगर था उस पर भी चौंके। और बाद में चूँकि उसमें मुख्तार साहब ख़ुद शामिल थे, उसमें उनका स्टेटमेंट भी इसमें ऑन द रिकॉर्ड है, तो बअमरे मजबूरी ही सही 1-1.5 दिन तो मैं उसको मंचिंग की, उसको सोचा, मुख्तलिफ पहलुओं से उलट पलट के देखा कि 88,000 जो थे वो तो सिर्फ रब्वा में ही पूरी हो जाती है तादाद। और सियालकोट की बड़ी जमात है, लाहौर की बड़ी जमातें हैं, यानी 2010 में जब उसमें हमला होता है तो वो जो दोनों मस्जिदें थीं, मस्जिदें वहाँ पाकिस्तान में तो खैर नहीं कहें, इबादत गाहें कह लें उनके लिहाज से, ये मुख्तार अहमद अली साहब की सहूलत के लिए कह देते हैं। तो उन इबादत गाहों में जो सफ़ों के लिहाज से तादाद है वही झुटलाती है इस फिगर को। कराची की उसी तरह से जमात है, फिर इस्लामाबाद पिंडी की है, मैंने उसमें तफसील से बताया था
कि जब मैं उधर ही था तो वहाँ हमारे सहाफ़ी दोस्त थे नमूद मुस्लिम, वो भी ऐसे वाहियात अदाद शुमार से काफ़ी मुतासर थे। तो मैंने उसे कहा कि चलो आज जुमा छोड़ते हैं, तो ये F7 वाली जो है वहाँ पे चलते हैं ना। मैं भी उधर सामने जो सिविल जंक्शन पे ही हम बैठ गए, तो मैंने कहा ये सफ़ें गिन लो। और इस तरह का जुमा जो है वो पिंडी में भी हो रहा है, 2 जगहों पे, 3 जगहों पे, और इस्लामाबाद में भी 2-3 जगहों पे हो रहा है, और ये सारे लोग जुमा पढ़ने भी नहीं आए हुए। तो वो कहते हैं हाँ मैं समझ गया। तो इस तरह जो गुमराह कुन किस्म की तादाद है, और उसको फिर अथेंटिकेट करके बताना, उस पे आज फिर मैंने मुख्तार साहब से भी बात हुई, अयाज अमीर साहब से भी बात हुई। अयाज अमीर साहब ने तो वो दोनों तीनों मौक़िफ़्स जो है थे, जो पॉइंट्स आज हम डिस्कस भी करेंगे, तो उस पर कहते हैं मुझे सिर्फ ये बता दें कि मैं अब इस पर क्या कह सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा जी आपका सरेंडर भी जो है वो भी बहुत है अच्छा है, कम अज़ कम आपने कजबैसी तो नहीं की ना, जस्टिफाई तो नहीं किया उस जुल्म को जो मुसलसल जारी है। और वजाहत मसूद साहब का वैसे ही ओपन एंड शट किस्म का जवाब होता है ऐसे मौक़िफ़ पर। मैंने फिर मुख्तार साहब से आज कहा कि आज तशरीफ़ लाएं प्रोग्राम में, और ये चूँकि पहले भी मेरे 2-4-10 और दोस्तों की तरह तजर्बा कर चुके, देख चुके हैं कि कुछ नहीं होता, ये सिर्फ खौफ की फ़ज़ा बनाई गई है। और उसमें अगर कोई हिम्मत करके कह दे कि नहीं करने वाली गल करनी है, की मसला है, तो वो मतलब बयान की हद तक सबका ईमान यही है कि मौत ज़िंदगी खुदा के हाथ में है, लेकिन जो अमली रवैया है पाकिस्तान में दानिश्वरों का, सहाफ़ियों का, मीडिया पर्सनस का, सीनियर काम करने वाले शख्सियात का, वो बिला इस्तिस्ना यही है कि मौत ज़िंदगी मुलवाने के हाथ में है, मौलवी के हाथ में है, और उस मसमूम फ़ज़ा के पैदा करने वालों के हाथ में है मौत ज़िंदगी, जिनकी वजह से अब ये बात नहीं करते। बहरहाल रखियो गालिब, मुझे इस तल्ख नवाई में मुआफ़ वाली बात है। मुख्तार साहब मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार साहब। मेरा ख्याल है आपको आवाज़ आ रही है, मुझे आपकी आवाज़ उस वक्त तो नहीं आई थी। अब अगर मैं दोबारा अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूँ जनाब आपसे। वालेकुम सलाम, मुझे आ रही है। अच्छा, तो सर आप तमहीद सुन रहे थे, और मैंने तमहीद ही में इब्तदाई में आपको साथ इसलिए ले लिया था कि जहाँ आपको इख्तलाफ है वो आप बिल्कुल मुझसे भी इख्तलाफ करें, अपनी राय को अपनी राय रखें, लेकिन मेरे जैसा कि हमारी पहले टेलीफोनिकली भी डिस्कशन हुई, तो मेरे 2-3 मेजर पॉइंट्स हैं। उसको आप पॉलिसी डेवलपमेंट में आपका रोल रहा भी है, और जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन में तो माशाल्लाह आप पायनियर हैं, और पहले पंजाब के इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी रहे हैं। तो इस तरह ये नहीं कह सकते कि आप वहाँ से कोई बेखबर हैं। तो जितने अहले ख़बर हैं और जितना आपका इंटरेक्शन और एक्सपोजर रहता है, उसकी बुनियाद पर मेरा पहला जो इस रिपोर्ट को पढ़ के हवाला दे के बात करने का मकसद ये था कि क्या इस सारी रिपोर्ट में सिख कम्युनिटी का नुमाइंदा भी मिल गया, हिंदू कम्युनिटी का नुमाइंदा भी मिल गया, बाकी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी नुमाइंदे मिल गए। आप मुझे ज़ाती तौर पर यह बताइए कि क्या आप वाकई ये समझते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह की तकरीब का इनेकाद करने वाला जो इदारा है, वो चाहे भी तो उसको रब्वा या पाकिस्तान के किसी ऑर्गेनाइज्ड स्पोक्स पर्सन या रिप्रेजेंटेशन के लिए अहमदिया कम्युनिटी का बंदा नहीं मिल सकता था? जी बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। देखिए बात यह है कि एक तो इस सवाल का बेहतर जवाब पीटर जैकब साहब दे सकते हैं, क्योंकि उनके इदारे ने इसका इनेकाद किया था। ठीक। और मेरा ख्याल है, जहां तक मैं समझा हूँ, उन्होंने मुझे उसमें दावत दी कि मैं भी आके, चूंकि मेरा कुछ काम इंफॉर्मेशन के हवाले से रहा है जी, तो उन्होंने कहा जी मैं भी आके वहां पे जरा उस पर बात करूं। तो मैं वहां पे गया और मैंने बात की जो हमारे यहाँ डाटा के हवाले से मसाइल हैं। और मुझे नहीं था पता कि और कौन कौन उसमें इनवाइटेड है और किसको उन्होंने इनवाइट किया और कौन आ पाए और कौन नहीं आ पाए। ठीक। तो इसका सवाल इस सवाल का बेहतर जवाब वो दे सकते हैं। दुरुस्त। लेकिन वहां पे जाहिर है हमारे यहाँ काफी सारी कम्युनिटीज हैं, उसमें कुछ कम्युनिटीज के लोग मौजूद थे। स्टेज पे तो 3-4 लोग मौजूद थे, लेकिन ऑडियंस में कुछ और लोग भी मौजूद थे। तो अब मुझे नहीं अंदाजा कि किस किस कम्युनिटी को बुलाया गया था और कौन
में आए, मतलब उनमें से हो सकता है किसी ने माजरत की हो या किसी सबको ना इनवाइट कर सके हों, तो ये बहरहाल वो बेहतर जानते हैं। दुरुस्त। अगला, चूंकि आज मैंने नीयत ये की हुई थी कि आज थोड़ी सी बातें जो है ना वो टेबल पे रख के करने वाली हैं और वो कर ली जाएं। जरूर जी, बिल्कुल। क्या आप देखें, बात यह है कि एक होता है सोशल सच्चाई और एक पॉलिटिकल सच्चाई है, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव सच है। उन सच का आपके अकायद से ताल्लुक नहीं होता, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है। देखिए, अगर आप ये देखिए, अगर बात आप ये कहना चाह रहे हैं या कहलवाना चाह रहे हैं कि कुछ कम्युनिटीज के हवाले से पाकिस्तान में लोग जरा महफूज नहीं समझते बात करते हुए, ठीक, और उस हवाले से बड़ा मोहतात होते हैं, तो इसमें कोई वो दो राय नहीं है। ये बात सही है कि अहमदियों के हवाले से बात करने की एक ज्यादा हसासियत है, और वो ज़ाहिर जो माहौल बनाया गया है उसकी वजह से। मेरी इसमें से गुजारिश ये है कि देखें, पहला तो एट द फर्स्ट प्लेस आपको हिंदुओं को वहाँ अक़लियत करार नहीं देना पड़ा। सिखों को आपको अक़लियत करार देने की ज़रूरत पेश नहीं आई। आपने जहाँ पढ़ा है, अहमदियों के हवाले से आपने यही पढ़ा होगा कि इनको अक़लियत करार दे दिया गया। अब करार देना ही बताता है कि वो अक़लियत, मतलब पहले तो यही उनका अक़लियत होना ही उन पे इम्पोज किया गया है। देखिए, ये तो अपनी हमारी तारीख है और हमें मालूम है कि ये कैसे हुआ, और उस हवाले से हमारे यहाँ एक कंट्रोवर्सी बहुत अरसे से रही है, और उस हवाले पे एक पार्लियामेंट ने फैसला किया, और उस पार्लियामेंट के हवाले से भी ज़ाहिर एक अक्सरियत उस राय पे मुत्तफिक हो गई, और एक तादाद है, छोटी तादाद मुसलमानों के अंदर भी कि जो, और हमारे पॉलिसी मेकर्स के अंदर भी, हमारे लेजिस्लेटर्स के अंदर भी, जिसके जो उससे इख्तलाफ रखते हैं और आज तक उसकी बात करते हैं, और उसमें उनकी राय यही होती है कि इस तरह के मामलात में अगर रियासत दखल देगी तो फिर उसका हद नहीं है, चूंकि वो कल एक मुतालबा था, एक और मुतालबा नया आ जाएगा, फिर एक और आ जाएगा फ्यूचर में, तो फिर चूंकि जो हमारी एक्सक्लूसिव नैरेटिव्स होते हैं जी, वो उसकी फिर कोई हद नहीं होती। यही बात, क्योंकि जब हम थोड़ा इस तरह से सोचने लगते हैं ना, जी, और इख्तलाफात को बुनियाद बना के हम एक्सक्लूसिव पॉलिसीज बनाते हैं, तो फिर देखिए फर्क तो, इख्तलाफ तो जाहिर है वो कभी खत्म नहीं होता, वो तो दो बंदों के बीच में भी होता है और दो कम्युनिटीज के बीच में भी होता है। तो लिहाजा एक बहुत सारे समझदार हमारे लोगों की राय है कि रियासत को, सोसाइटी के अंदर ये नैरेटिव्स चलते रहते हैं, कौन हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, कौन नहीं करता है, और वो उसको आप नहीं रोक सकते, लेकिन जब स्टेट उसमें पैर करती है तो फिर वो एक ऐसा दरवाजा खोलती है कि जिसको फिर बाद में बंद करना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बड़ी साहिब राय है लोगों की, और हमने उसके बाद देखा है कि वो हमारे यहाँ फिर शिया के हवाले से इस तरह की गुफ्तगू होती रही, दूसरी कम्युनिटीज के हवाले से होती है। तो जाहिर है कि इस रास्ते पे जब हम चलेंगे और ज्यादा आगे चलेंगे तो मसाइल बढ़ सकते हैं। ये एक काफी अहले इल्म के बीच में इस राय पे काफी बात होती रहती है। दुरुस्त है। अब वो जिन आप अहले इल्म की बात कर रहे हैं, जिनसे बात होती रहती है, उन अहले इल्म में से कितने हैं जो वही बात जो अपनी प्राइवेट मजलिस में कर रहे हैं उसको जनरल पब्लिक में किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके ना करने के रास्ते में क्या सबसे बड़ी रुकावट हायल है? क्या मतलब, अब जैसे फ़र्ज़ किया अभी आप बात कर रहे हैं तो एक अहमदी से तो एटलीस्ट कर रहे हैं ना, अगरचे ये ऑफिशियल फोरम नहीं है जमात अहमदिया का, लेकिन जो आप पर्सनली जानते हैं कि जिससे आप बात कर रहे हैं, ही बिलोंग्स टू दैट अहमदिया कम्युनिटी, और अक्सर पहले भी होती रहती है। तो क्या इस तरह सिर्फ गुफ्तगू करने से और वही बात जो है वो पब्लिक डोमेन में रखने से, आपने जैसे अभी शुरू में बात की कि जी पार्लियामेंट ने कर दिया, अब ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि पार्लियामेंट को पॉलिटिक्स ये हक नहीं देती थी कि वो रियासत जो है वो इस तरह के मामलात में दखल दे, मगर उन्होंने वो किया। लेकिन अब तो वो ऑर्डर ऑफ डे बन चुका ना, लिहाजा वो जो प्राइवेट बात है उसको पब्लिक में आने में आप समझते हैं कि कोई अभी वक्त लगेगा या उसका इम्कान ही कोई नहीं है?
देखिए, हमने वक्त गुजरने के साथ साथ जब हम 50s से आगे देखते हैं पाकिस्तान के आजाद होने के बाद, तो बतदरीज जो इस तरह की गुफ्तगू की स्पेस है वो कम हुई है। अच्छा, और ये क्यों कम हुई है उसकी अपनी वजूहात हैं, उस पर एक लंबी गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन देखिए कि आने में पार्लियामेंट में भी इस पे बात हुई और खुल के गुफ्तगू भी हुई वहां पे, और उस वक्त समाज के अंदर भी, अखबारात में भी इस पे गुफ्तगू ज्यादा होती थी इस तरह के मौज़ूआत पे। लेकिन बाद में ये 80s के ऑनवर्ड कम हुई है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो हमारे यहाँ एक होता है डायलॉग, मुकालमा, एहतजाज, जो हर जमहूरी रियासत के अंदर लोगों का हक होता है और वो किया भी जाता है, अपनी राय का इज़हार। लेकिन जब से अफगानिस्तान की सूरत हाल बनी तो हमारे यहाँ जिस तरह से वेपनाइजेशन हुई है, जिस तरह से नैरेटिव्स और एक्सट्रीमिस्ट हुए हैं, मिलिटेंसी आई है, तो अब बात सिर्फ ये नहीं है कि आपको एक आपकी राय के हवाले से आपको एक खास तरह से ब्रांड किया जाएगा, अब उससे आगे लोगों की जिंदगियां इफेक्ट हुई, आपको मार दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। हाँ, और इस अमल में लोग मोहतात होते हैं, ये एक नेचुरल सा रवैया है। अच्छा, क्या ये कमी आएगी? मेरे ख्याल में अगर हमारे यहाँ जमहूरी निजाम मजबूत होता है, इक्का दुक्का ही सही, लोग देखिए, असल बात तो ये है कि अगर जुल्म ज्यादती हो, वो किसी के खिलाफ भी हो, तो उस पर आवाज उठानी चाहिए। ठीक। और हर शख्स चाहिए, उसका ताल्लुक किसी भी कम्युनिटी से भी हो, क्योंकि कोई भी मजहब हो, आपके किसी तरह के भी ख्यालात हों, जो जिस चीज की इजाजत नहीं होनी चाहिए वो ये है कि किसी पे जुल्म और ज्यादती हो, और खास तौर पे आपका वो हम वतन शहरी भी हो। देखिए, ये अकीदा फर्क हो सकता है, आपके सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन जुल्म ज्यादती की तो कोई गुंजाइश नहीं है। कौन सा मजहब हो सकता, खास तौर पे अगर रहमतुल्लाह आलमीन का मजहब हो। अच्छा, लेकिन मैं एक और चीज भी अर्ज करना चाह रहा हूँ, बदकिस्मती से ये जो है ना, ये जो स्पेस का कम हो जाना, ये एक सिर्फ पाकिस्तान का मसला इस वक्त नहीं है। अब आप इंडिया में देख लें क्या हो रहा है। ठीक है, एक सेकुलर स्टेट है, जिसको जो बनी सेकुलर स्टेट थी, जिसकी आइन वहां पे देखिए, वहां पे भी ये स्पेस कम हुई है। ये स्पेस आपको हमें भी कम होती नजर आती है 9/11 के बाद। तो मसला ये है, कुछ इसमें ग्लोबल ट्रेंड्स हैं और वो भी बहुत परेशान कौन है, और कुछ उन ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ साथ हमारे अपनी एक डायनामिक्स है लोकल पॉलिटिक्स की, या लोकल जो हमारे यहाँ इंटरफेथ रिलेशंस की है। तो उसकी नतीजा जाहिर है कि हम कुछ मखसूस हालात हैं, कुछ हमारे अमूमी दुनिया के ट्रेंड्स के साथ हैं। तो इसमें जरूरी बात यही है कि जो भी इंसाफ पसंद लोग हैं, अदल पसंद लोग हैं, जुल्म के खिलाफ बात करने वाले लोग हैं, उनको खुल के आगे आना चाहिए, और फिर किसी किस्म का भी जुल्म हो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। दुरुस्त। एक तसलसल से आप देख रहे हैं कि मतलब आपको अपने दफ्तर बैठे ही ये खबर सुनने को मिल जाती है जो फलां जगह फलां अहमदी को, पिछले दिनों तो बल्कि वो उकाड़ा में, इस दफ़ा मैं आपको वो जो है ना, वो जो एक डिसगाइज्ड सा और बड़ा कवर सा और लेपा पोती वाले माहौल में आज की गुफ्तगू नहीं हो रही कि जी वो पासिंग रिमार्क के तौर पर मैं पॉइंटेडली सीधी बात पूछ रहा हूँ आपसे कि दो छोटे छोटे बच्चों को लेके बाप बाहर खड़ा है और उसके घर के बिल्कुल सामने छुरे मार मार के उसको मार दिया। अगर उसकी खबर कहीं नहीं देखी आपने, यानी मेन स्ट्रीम मीडिया को सिर्फ ज़रा हटके प्रोग्राम में वसुतुल्लाह साहब वाले में वो आए, उन्होंने बात कर दी कि ये जुल्म, बाकी टारगेट किलिंग के एक तसलसल के साथ ये वाक़या भी हो गया। उसके बाद मेरी बात हुई तो मैंने उनसे कहा, और बल्कि आज अयाज अमीर साहब से भी कहा कि एज आ मीडिया पर्सन, एज अ सीनियर एंकर, क्या आप ये नहीं समझते कि हमारी यानी अहमदियों की जो खबर है वो उसी वक्त टीवी चैनल के किसी एक कोने से नसीब होगी जब हमारा कोई नुकसान हो चुका होगा। आम दिनों में आप कभी नहीं देखेंगे किसी अहमदी को, किसी जगह आप प्रेजेंट नहीं देखेंगे। मुख्तार साहब, डू यू थिंक कि जो अहमदिया ह्यूमन फाइबर है वो इतना ही पाकिस्तान में नापैद और इतना ही नॉन एंटिटी है हर फील्ड ऑफ लाइफ में कि किसी सब्जेक्ट के ऊपर आपको अहमदी अवेलेबल नहीं होता, कभी किसी जगह पे आपको किसी पैनल का हिस्सा नजर नहीं आते? डू यू थिंक कि ये मीडिया की ऑर्गेनाइज्ड बददियांती है, या ये इत्तफाकन हो रहा है, या अहमदी वहां पर है ही नहीं? ये सीधा सा सवाल है मेरा। देखिए भट्टी साहब के, देखिए इसके ज़ाहिर बहुत सारे मुहर्रिकात हैं और आप उन मुहर्रिकात से वाकिफ हैं जी। पहली बात तो ये है कि हर जान की हुर्मत है, और कोई भी जान वो
अहमदी, शिया, सुन्नी, मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई बाद में है, वो सबसे पहले इंसान है और उसकी जान की हुर्मत है। हमारा मजहब भी हमें यही सिखाता है, हमारा आइन भी यही कहता है कि आप किसी की जान नहीं ले सकते सिवाय इसके कि विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और उसका नुकसान एक बहुत बड़ा नुकसान है, और वो पाकिस्तान की कौम का नुकसान होता है, पाकिस्तान का नुकसान होता है, क्योंकि जब पाकिस्तान में अमन अमान के इस तरह के हालात बने और इनसिक्योरिटी का तासुर जाए तो हम बहसीत मुल्क उससे नुकसान उठाते हैं। और तो मैं जब किसी की जान नाहक जाती है तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की असबियतों से आगे बढ़कर देखना चाहिए। लेकिन ये बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ उस वजह से बाज़ औक़ात ब्लैकआउट होता है, मीडिया उसको पूरी तवज्जो नहीं देता। लेकिन मसला सिर्फ इतना नहीं है बट साहब, आप जिस बात की निशानदेही कर रहे हैं ये मसला अपनी जगह पे मौजूद है। आज मैं कहीं पे पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे ही, और मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई किसी मेन स्ट्रीम मीडिया की कोई बड़ी हेडलाइन बनी है कि एक ट्रांसजेंडर पर्सन को जिनको हम ख्वाजा सरा कहते हैं उर्दू में, कि डेरा इस्माइल खान में उनको कत्ल कर दिया गया। ये कहीं मैं सोशल मीडिया था, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं है। देखिए मतलब हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि गरीब हो, पिसा हुआ हो, अकलियत हो, खास तौर पे किसी ऐसी अकलियत से हो कि जिस हवाले से जो है जो नैरेटिव्स हैं वो काफी सख्त हों, तो वहां पे मीडिया जो है वो ब्लैकआउट करता है। और मीडिया जो है वो आमतौर पे उन चीजों को बाज़ औक़ात नहीं उठाता, पूरी तवज्जो नहीं देता, बाज़ औक़ात इस वजह से कि वो उनको अहम नहीं समझता, बाज़ औक़ात इस वजह से कि उसमें मीडिया कंज्यूमर्स इंटरेस्टेड नहीं है, और बाज़ औक़ात इस वजह से कि भाई उस पर कोई नेगेटिव रिएक्शंस ना आए। तो ये एक ज़ाहिर गलत रवैया है। जैसे मैंने पहले कहा कि जुल्म और ज्यादती जिस किसी के साथ भी हो, वो कहते हैं कि अगर एक शख्स के साथ जुल्म हो रहा हो तो वो जैसे अगर आप उस पे आवाज नहीं उठाते तो वो कल किसी और के साथ होगा, कल आपके साथ होगा, आज किसी और का बच्चा जो है वो उसका निशाना बना है, कल आपका बच्चा उसका निशाना बन सकता है। तो जस्टिस तो कहीं पे भी हो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ताकि एक हम ऐसा माहौल बना सकें जिसमें हर एक को एक डिग्निफाइड अंदाज से जिंदा रहने का हक हासिल हो। तो हम एक ऐसा ही मुआशरा चाहते हैं, मेरे ख्याल में हर जी शऊर आदमी एक ऐसा ही मुआशरा चाहता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ एक स्टेट रेट के भी मसाइल हैं, हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव्स भी हैं, और हमारे यहाँ मीडिया या सिविल सोसाइटी को जो एक अच्छा माहौल बनाने में किरदार अदा करना चाहिए, हमें उस हवाले से भी नजर आता है मसाइल। बाज़ औक़ात तो हमें मीडिया ऐसे एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव्स का हिस्सा नजर आता है। हमने पिछले अरसे में देखा है कि वो मीडिया पे ही वो आम शहरी तो कुजा एक दूसरे के खिलाफ वो उनकी हुब्बुल वतनी पे भी सवाल उठाए जा रहे होते हैं, ब्लास्फेमी के भी बाकायदा पर्चे हुए हैं, सर्विंग मिनिस्टर्स के खिलाफ होते रहे। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही आप अंदाजा कर, मतलब ये, और वो मुसलमान ही मुसलमानों के खिलाफ, मेजॉरिटी कम्युनिटी ही अपने ही मेंबर्स के खिलाफ करती रही है। तो हमारे यहाँ इस हवाले से एक बहुत ही एनार्किक सी सूरत हाल है, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ एक बड़ा मसला तो यही है कि हम एक आइन और कानून की हुक्मरानी के साथ उसके तस्वुर को लेके आगे चलते, लेकिन वो हमारे यहाँ एक बुनियादी चपकलिशें मौजूद हैं कि रियासत का कैरेक्टर क्या होगा, इंटर प्रोविंशियल रिलेशंस कैसे होंगे, रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, रियासत इस्लामी होगी या सेकुलर होगी, जमहूरी होगी या जनाब यहाँ पे मिलिट्री रूल होगा। तो मतलब ये बुनियादी सवाल हम रिजॉल्व नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमें बहुत सारा बाज़-औक़ात वो अपने पर्सपेक्टिव के अंदर चीज़ें देखने में मुश्किल आती है। फिर ज़ाहिर है हमारा रीजनल एनवायरनमेंट है, जो अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल रही है, जो कश्मीर के अंदर रही है, जो हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, उसकी भी एक फॉल आउट है हमारे मुल्क के अंदर, कि जिसकी वजह से कुछ खास तरह के नैरेटिव्स बनते हैं या बनाए जाते हैं या उनकी ज़्यादा पजीराई होती है। चूँकि ज़ाहिर जब आप एक लड़ाई का माहौल मुसलसल रहता है तो रवैये भी उसी तरह से तश्कील पाते हैं, और आप बहुत सारी कम्युनिटीज़ उसमें इनसिक्योर फील करती हैं और हर एक को शक की नज़र से देखते हैं और हाइपर रिएक्ट करते हैं। मतलब आप सभी से खतरा है वाली बात है। जी देखिए, जब अमन अमान के हालात होते हैं तो फिर ये तो नहीं होता ना कि ये सिर्फ कोई दूसरों का मसला है। देखिए, टावर में कोई वाकया होता है, कोई डेरा इस्माइल खान में कोई वाकया होता है, किसी को छुरी से मार दिया, किसी को जनाब ख्वाजा सरा कहने की वजह से मार दिया, तो फिर बात इतनी नहीं है। ये तो ओवरऑल मुआशरे में
अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल की अक्कासी करते हैं कि लोग वायलेंस को रवा समझने लग गए हैं। तो जब लोग वायलेंस को रवा समझने लग जाएंगे तो फिर और उसको अपने हाथ में लेने लग जाएंगे तो फिर उसका क्या एंड हो सकता है? जो बंदा उस जहन के साथ फिर रहा होता है, उसने आज किसी से मजहब की बुनियाद पर इख्तलाफ किया, कल किसी से कौमियत की बुनियाद पर इख्तलाफ करेगा, और परसों किसी से अपने सेक्टेरियन बुनियाद पर इख्तलाफ करेगा। और तो माइंडसेट तो वही है, वो उसने उधर भी छुरी चलाई और उधर भी छुरी चलाएगा। तो हमने ये देखा है कि लोग जो हैं वो मोबिलाइज हुए, अफगानिस्तान में गए, वापस आए तो उन्होंने एक और सेक्टेरियन कम्युनिटी को टारगेट करना शुरू किया। तो जब आप इधर वायलेंस के वो लोगों के प्रोफाइल्स देखते हैं तो एक वक्त वो इंडिया में उधर लड़ रहे हैं, दूसरे वक्त में वो अफगानिस्तान में वो ताजिकों से लड़ रहे हैं या अमेरिकन से लड़ रहे हैं या किसी और से लड़ रहे हैं, और फिर वतन में आते हैं अपने में तो फिर कोई और कम्युनिटी उनका निशाना होती है। तो ये असल बात ये है कि हम किस तरह के नैरेटिव्स, किस तरह का माइंडसेट बना रहे हैं, और अगर सोसाइटी में इस तरह का माइंडसेट बन जाए तो उसके क्या खतरात हो सकते हैं। हमें इस पे एक अच्छी गुफ्तगू की मुआशरे के अंदर जरूरत है, और इसको इससे बढ़कर सोचने की जरूरत है हमारे यहाँ कि वो ये मसला सिर्फ मेरी नज़र में सिर्फ माइनॉरिटीज़ का नहीं है। इधर आप ब्लास्फेमी के केस देख लें तो उसमें कोई माइनॉरिटीज़ के खिलाफ शायद कम है, उसमें जो केसेस ज़्यादातर हुए हैं वो तो अच्छे मतलब अक्सरियती कम्युनिटी के बीच में लोगों के इख्तलाफात की वजह से बने, कि झगड़ा कोई और होता है और ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम लगा के स्कोर सेट करने की कोशिश की जाती है। ऐसे ही क्योंकि हमारे यहाँ इखलाकी म्यार भी तो हम इस तरह से ही है ना, मतलब हमारे यहाँ कोई आला इखलाकी म्यार के नमूने तो हम है नहीं है। जायदाद का मसला हो तो वो बहन भाई के साथ तक चले जाते हैं, इधर अदालतें भरी पड़ी हैं ऐसे वाकयात से। और मेरे अपने गांव में एक दफा हुआ था कि जमीन का झगड़ा था तो उन्होंने रातों रात उधर आके दूसरी जिनका केस कमजोर था उन्होंने उधर मस्जिद बना दी। तो ये तो हमारे इखलाकी रवैये हैं। तो जाहिर है इसके नतीजे में हम सब मुख्तलिफ औकात में उसके शिकार होते रहते हैं। चलें, आपकी इस सैर हासिल गुफ्तगू का शुक्रिया। बल्कि एक आखिरी सवाल मेरा है, उसको भी आप रोशनी डालें या मेरे इल्म में इजाफा फरमाएं कि ये टूल्स तो इस्तेमाल हुए हैं ना, ब्लास्फेमी तौहीन रिसालत के लिए भी हमेशा ये ब्लास्फेमी का एक टूल है ना जो हाथ में पकड़ाया जाता है लोगों के यूज़ करने के लिए। पता तो आप सबको है कि वो स्कोर सेटलिंग के लिए वो इस्तेमाल हो रहा है, वही लॉ, लेकिन तौहीन जो है वो पहले एक हरबे के तौर पर। इसी तरह जो 53 के फसादात में जब वो जस्टिस कियानी और जस्टिस मुनीर का कमीशन बना था तो उनकी वो छपी हुई है, पंजाब गवर्नमेंट ने रिपोर्ट छापी है, आपकी नज़र पता नहीं गुजरी है कि नहीं। अब वो संगे मील ने उर्दू में भी वो छापी है, वो बाकायदा किताबी शक्ल में, और डॉक्टर मुबारक अली ने उसका फ्लैप लिखा है जो उसी वर्जन का। उसमें जस्टिस कियानी लिखते हैं कि ख़त्म नबूवत जो है वो असल में इन उलमा के हाथ में एक हरबा और हथियार है जिससे वो अपने सियासी मुखालिफ के साथ स्कोर सेटल करते हैं। तो क्या मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप भी मास्टर्स किया, यूनिवर्सिटी के बाद आगे पढ़े, दुनिया भर में जाते आते हैं, इंटरेक्शन है आपका, जिस मसले को इस्तेमाल किया जाए उसी इशू को पब्लिक के साथ क्यों ना शेयर किया जाए, उस पर बात क्यों ना हो? देखिए ये बात जो है ना वो तो सोसाइटी के अंदर जिस इशू के पे भी पजीराई होती है उसका सियासी इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है, और ये हमारे मुल्क में भी होता है। वो कभी वो एथनिक बुनियादों पे होता है, कभी वो लिंग्विस्टिक बुनियादों पे होता है, कभी वो सेक्टेरियन बुनियादों पे होता है, कभी रिलीजियस बुनियाद होता है। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये होता रहा है, ये बात ठीक है। उसमें ज़ाहिर कुछ बड़े समझदार लोग होते हैं और वो अगर उनके सियासी एम्बिशंस होते हैं तो वो ये देख रहे होते हैं कि मुआशरे में मैं कौन सा नारा लगाऊं तो लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाएंगे। अभी आपने देखा एक नारा लगा कि जनाब वो हमारे मुल्क में मुदाखलत हुई है, चूंकि एक स्मार्ट मूव थी, पता चला एक असेसमेंट हुई कि जनाब देखें अगर हम ये नारा लगाएंगे तो लोग हमारे इर्द गिर्द मोबिलाइज हो जाएंगे, जो कि अमेरिका के खिलाफ तो नफरत बड़ी हद तक मौजूद है। सही है।
लेकिन ये जो डिविजिव पॉलिटिक्स होती है, असल मसला ये है कि डिविजिव पॉलिटिक्स कोई भी कर रहा हो, ये पेरोकियल पॉलिटिक्स कोई भी कर रहा हो, वो शॉर्ट टर्म में उसको सीढ़ी बनाकर वो अपने सियासी मफादात तो हासिल कर सकता है। वो सियासी जमात भी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, और आपको ऐसे लोग मिलेंगे इधर उधर। आप थोड़ा सा देखें तो कई लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स में जब एंटर हुए तो वो उन्होंने एंट्री सेक्टेरियन बुनियादों पे थी या लिंग्विस्टिक बुनियादों पे थी। मतलब कराची में एक लैंग्वेज बुनियाद पे सियासी जमात खड़ी हो गई और तो वो उस पे आ जाते हैं, लेकिन उसका बिल आखिर मुल्क को नुकसान होता है, समाज को नुकसान होता है। कराची में ये डिविजिव पॉलिटिक्स हुई तो कराची उसके नतीजे में बहुत बुरी तरह नुकसान हुआ है। इसी तरह से हम और इलाकों में देखते हैं, जंग में देखते हैं और जगहों पे देखते हैं, यहाँ पे सेक्टेरियन पॉलिटिक्स हुई। सेक्टेरियन पॉलिटिक्स की बुनियाद पे जो है लोगों ने सियासी फायदे भी उठाए, वो सियासत में भी आए, उन्होंने सियासत में अपनी जगह भी बनाई, नेशनल असम्बली, सूबाई असम्बली में भी पहुंच गए। लेकिन उसके नतीजे में हुआ क्या? उसके नतीजे में उस इलाके को नुकसान हुआ, उन कम्युनिटीज को नुकसान हुआ, बहुत सारे लोगों की जानें गई, मुआशी तौर पे लोगों के नुकसान हुए। तो हमारे यहाँ ये हो रहा है, आपकी बात दुरुस्त है, ये शुरू से ही पाकिस्तान बनने से शुरू से ही हो रहा है। और लेकिन असल बात ये है कि इसका तदारुक कैसे किया जाए। इसका तदारुक इसी तरह से हो सकता है कि इसकी बेसिस पे एक इन्फॉर्म डिबेट हो मुआशरे के अंदर। जो लोग इस तरह के मसाइल को समझते हैं और उस पर गहरी नजर रखते हैं कि वो आके इस पे बात करें, मीडिया एक अपना किरदार अदा करे, और सबसे बढ़कर ये कि रियासत अपनी जिम्मेदारी अदा करे कि मुआशरे में ये मबाहिस जरूर हों। दुरुस्त। देखे ना, एक सेकंड, कतई कलामी की मुझे माफी चाहता हूँ मैं मुख्तार साहब, मैं कतई कलामी की माफी चाहता हूँ। मैंने एक प्रोग्राम का हेडिंग लिखा था आपके ख़त्म नबूवत कुरान शरीफ में एक मजहबी फिलोसॉफिकल एकेडमिक इशू है। इसको हसास इशू के तौर पर कुरान शरीफ ने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया इसको। सेंस सर एक सेकंड, गुजारिश ये है कि आप भी आखिर पढ़े लिखे इसी दुनिया में सांस ले रहे हैं, सिवाय पाकिस्तान के किसी और जगह ख़त्म नबूवत एक हसास इशू के तौर पर पार्लियामेंट्स में ये नाम नहीं दिया गया इसको। तो ये एट द फर्स्ट प्लेस ये सवाल उठाना बनता है या नहीं कि ये एक, यानी हजरत शाह वलीउल्लाह तक ये एक एकेडमिक क्वेश्चन था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और खत्म मर्तबे की बात हो रही थी। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की जमात कायम होने के फौरन बाद ये सेंसिटिव इशू हो गया। क्यों भाई, इस पे कौन बात करेगा? चलें, मतलब ये क्या बात हुई कि आप हमारे ऊपर अंडरस्टैंडिंग अपनी मुसल्लत करते वक्त हमें समझते हैं कि हम मजहबी मसले को समझ जाएंगे, हम जवाब दें तो आप कहते हैं ये सेंसिटिव है। देखिए, मैं तो ये जो हमारे यहाँ एक इख्तलाफी मसला रहा है हमारे मुल्क के अंदर, और जाहिर है इस पे मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं, मैं उस पर तो कोई राय देने से कासिर हूँ, क्योंकि वो जाहिर है उसके अलहदा फोरम्स हैं, अलहदा उस पर बात हो सकती है, उसके क्या मेरिट्स हैं। और मैं जो अमूमी बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि बहरहाल जब मुआशरे में मबाहिस होते हैं, मजहबी बुनियादों पर भी होते हैं, सेक्टेरियन बुनियादों पर भी होते हैं, रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन पे भी होते हैं, रियासत के कैरेक्टर पे भी, और ये सारी चीजें होती रहनी चाहिए। एक जमहूरी मुआशरे के अंदर, किसी भी जीत ताकते मुआशरे के अंदर अगर गुफ्तगू नहीं हो रही है, बहस नहीं हो रही है, अगर इख्तलाफ नहीं हो रहा, तो वो तो फिर मुर्दा मुआशरा है। मुर्दा मुआशरा है। असल बात ये है कि वो गुफ्तगू होनी कैसे है जी। और क्या उसमें हमने वायलेंस को एक सुप्रीमेसी दे देनी है कि जिसके हाथ में बंदूक है वो अपनी राय दूसरों पे मुसल्लत कर दे या दूसरों की ज़बानें बंद कर दे। यहाँ पे रियासत का किरदार है कि रियासत एक अमूमी तौर पे अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाए, और उसके अंदर फिर मुआशरे के अंदर डिबेट्स हों। और ये सदियों से चली आ रही हैं हमारे यहाँ इस्लामी तारीख में। ये मुबाहिस होते थे, शुरू में भी होते थे, हमारी अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री में भी, बाद में भी होते रहे। बहुत सारे फुक़हा थे, वो मुख्तलिफ राय का इजहार करते थे। तो अगर एक पुरअमन अंदाज से मुख्तलिफ आरा का इजहार किया जा रहा हो तो उसमें तो कोई मुज़ायका नहीं है। बाज़ वो आरा एक्सट्रीम्स पे होती है। हाँ, लेकिन उसमें जो ऑप्शन आप दे रहे हैं उसमें 1500 कुछ अरब का जो बजट है वो आपका दिफा का है, और 18 अरब का, 12 अरब तालीम का और 6 अरब सेहत का, 18 अरब का टोटल बजट तजवीज़ है आपकी इन दो शोबों के। एजुकेशन का 12 अरब है, तो 1600 अरब के मुकाबले में 12 अरब अगर आपने एजुकेट करने पे खर्च करने हैं तो कहाँ से वो फोरम आएंगे? खैर ये नहीं, वो
चूंकि हम सिर्फ फेडरल बजट की बात कर रहे हैं और फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक है ना, और लेकिन ओवरऑल तो एजुकेशन का बजट ज्यादा ही होगा जब आप सूबों का साथ मिलाएंगे। लेकिन बहरहाल अमूमी बात ठीक है कि हमारी यहाँ जो तरजीहात है और जो हमारे हालात हैं रीजन के भी, और उसमें तो हम बड़े अरसे से हमें एक आप कह लें हम खर्च कर रहे हैं हमारी आमदन का एक काफी बड़ा हिस्सा डिफेंस पे। यह हमारी मजबूरी है। जैसे सिर्फ आमदन का नहीं मुख्तार साहब, हम अपनी जानों का हिस्सा बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं। हम अपनी सिक्योरिटी का, अपनी डे टू डे फ्रीडम का बहुत सारा शेयर इस पे खर्च कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और हमारे यहाँ तालीम पे जितने पैसे खर्च होने चाहिए हम उतने खर्च नहीं कर रहे या नहीं कर पा रहे। जो भी वजह हो, हकीकत यही है कि हमारे यहाँ तालीम के मसाइल दिगरगू हैं, हालात दिगरगू हैं। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज, हमारे यहाँ थिंक टैंक्स, हमारे तालीमी इदारे आज भी 21वीं सदी की जब हम दूसरी दहाई तीसरी दहाई में है तो हमारे यहाँ करोड़ों की तादाद में बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, और जो स्कूलों के अंदर हम तालीम दे भी रहे हैं तो वहाँ पे भी सहूलतों की कमी है, अच्छे उस्तादों की कमी है। और हम जरी मुल्क हो के गंदम मुसलसल इंपोर्ट करते हैं। जी वो भी उसकी पार्टली वजह यह है कि हम तहकीक अपने हाल मकामी तौर पे करते नहीं है। हमें जिस तरह से अपने हालात, मौसम, माहौल के मुताबिक जिस तरह की बीज बनने चाहिए, जिस तरह की तहकीक होनी चाहिए, वो जाहिर है जब हम तालीम में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तहकीक में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो उसके असरात हमारे एग्रीकल्चर पे भी होंगे, ज़राअत पे भी होंगे और बाकी शोबों पे भी होंगे। हमारी ऑडियंस ने आपके पिछले पंजाबी प्रोग्राम में जो आपने गुफ्तगू इनपुट दिया था इंफॉर्मेशन के हवाले से, उसको बहुत पसंद किया था आपके पंजाबी लबो लहजे को। तो मैंने ये जो गंदम की इम्पोर्ट और हमारी जो मौजूदा ज़रूरत है इसके ऊपर कुछ रिसर्च स्टडी करके कुछ अदाद शुमार रखे हुए थे कि हमारी 15 करोड़ की आबादी है जो कणक खाएगी, जो गंदम खाएगी। 6-7 करोड़ जो ऊपर वाले हैं वो अभी इन्फेंट्स के उसमें आते हैं एज में। तो जो रजिस्टर्ड 18 करोड़ के करीब 15 से 18 करोड़ इंसान हैं, उनके लिए वो 3 मन गंदम चाहिए होती है साल की। तो वो मैंने आपके लिए पंजाबी प्रोग्राम में वो सेगमेंट रखा है कि इन चीज़ों के होते हुए पॉलिसी डेवलपमेंट में कितना हिस्सा है जो पब्लिक एट देयर ओन अपने अपने दायरे में कहाँ तक उसमें खुद कफील हो सकती है। या जिस तरह आपका है ना सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, तो उस इनिशिएटिव में CPDI किस हद तक गाइड कर सकेगी। पंजाबी ज़ुबान में आपसे वो बात होगी उसमें अंगारा प्रोग्राम में कि किस हद तक वहाँ पार्टिसिपेटरी जो रोल है वो सेल्फ सफिशेंस और सस्टेनेबिलिटी ऑफ फूड जो है उसकी तरफ ले जा सकता है हमें। तो वो मैं अब आपसे यानी उसका वादा लेके, तो आज आपने जो शफकत फरमाई है, तशरीफ़ लाए हैं प्रोग्राम में ऑल द वे, हॉस्टाइल नहीं भी तो अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में, तो उसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। और ये जो है हमारा गेट टुगेदर कभी ना कभी होते रहना चाहिए, आवाज़ लगती रहे तो रास्ता भी बन जाता है। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। नहीं, ज़राअत का मसला भी अहम है, उस पर भी बात होनी चाहिए। ये हमारे जो मुल्क के इश्यूज हैं उसमें ये एक बड़ा मसला है हमारा फूड सिक्योरिटी का जी। और देखिए हमारे यहाँ मसाइल मौजूद हैं, लेकिन देखिए हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को देखना चाहिए। और मैं जब देखता हूँ तो मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स जो है ना वो कोई बहुत बुरे नहीं है। ज़ाहिर है वक्ती तौर पे जब हमारे यहाँ चीज़ें हो रही हैं और इस अमल में वायलेंस का एक वाक़या भी हो जाए, एक जान भी नुकसान हो जाए तो बहुत बड़ा नुकसान है। ये बातें जगह पे दुरुस्त हैं, लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को देखते हैं तो हमारे यहाँ जमहूरी अमल बज़ाहिर लगता है हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ समाज में भी बड़ी मोबिलिटी है। तालीम की जो तालीमी इदारे भले कम रफ्तार से सही हम बहरल बना रहे हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा से अब आहिस्ता आहिस्ता लोग तालीम की तरफ जा रहे हैं। आज से 20-30 साल पहले हमें पता चलता था कि वालिदैन या रिश्तेदार बच्चियों की तालीम के खिलाफ हैं। अब ऐसा मसला हमें नजर नहीं आता। हर जगह ही मैं सुबह निकलता हूँ तो देखता हूँ कि लोग मोटरसाइकिलों पे और साइकिलों पे अपनी बच्चों को स्कूल लेके जा रहे होते हैं। तो मतलब बहुत अच्छे ट्रेंड्स भी हैं हमारे यहाँ, लेकिन जाहिर है कि हम अपनी कमजोरियों को, खामियों को देखते हैं तो हमें बड़े मसाइल नजर आते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके शामिल होने का, और मैं फिर इसी पे ही अपने नाजरीन से इजाज़त लेता हूँ। आज आपने इस पर्टिकुलर हवाले से मुख्तार अहमद अली साहब की हमारे साथ गुफ्तगू सुनी है।
अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा आपको ये ग्रेटर और ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में ये बातें कैसी लगीं। और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आईना में आपसे मेरी मुलाकात होगी, और हुंगारा प्रोग्राम जो आ रहा है अभी एक आध दिन में, उसमें मुख्तार साहब को हम एक दफ़ा फिर जहमत देंगे कि वो जो कणक मंगण वाला रिवाज चल पिया ਉਹਦੇ तो जान छुटे किसी तरह, चाहे वो इंडिविजुअल सतह पे हो चाहे वो कलेक्टिव सतह पे हो। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।